नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय पर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सभी घोषणाओं के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। वहीं अब इस पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि सिर्फ चंपावत में ही नहीं बल्कि सभी विधानसभाओं में तय समय पर कार्य किए जाएंगे। तो वहीं पर कांग्रेस ने इसे पक्षपात बताया और बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 132 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 46 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 71 घोषणाओं पर कार्य गतिमान है। इसको मैं पक्षपातपूर्ण रवैये के रूप में देखती हूँ। केवल चंपावत के विधायक नहीं है पुष्कर सिंह धामी, इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस सूबे की हर विधानसभा में विकास कार्य की वही गति होनी चाहिए जो चंपावत में हो, तब तो कोई बात है। लेकिन अगर अपना और पराया इस तरह से करेंगे कि अपनी विधानसभाओं में विकास करेंगे और विपक्षी दल के नेता जहां के विधायक हैं वहां विकास की आप सुध भी नहीं लेंगे। और मुख्य सचिव ने भी यदि ऐसा कहा है, यदि इसमें सत्यता है कि चंपावत के कार्यों की बार बार समीक्षा होगी और एक टारगेट रखा जाएगा, टारगेट बेस्ड विकास कार्य होंगे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी पूरे सूबे की होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 132 घोषणाएं की गई हैं और इस बाबत विधानसभा क्षेत्र में की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। हालांकि इस मामले को लेकर अब कांग्रेस से काफ़ी हमलावर है और कांग्रेस का कहना यह है कि पुष्कर सिंह धामी सिर्फ चंपावत के विधायक नहीं है बल्कि पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनको पूरे सूबे के बारे में सोचना चाहिए। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, यहाँ पे मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बाकायदा समीक्षा की है जो भी योजनाएं या घोषणाएं की गई हैं, उस बाबत आखिर तकलीफ कांग्रेस की क्या है? पवन दीक्षित, आवाज मिल रही है आपको? पवन दीक्षित, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, अब मिल रही है जी। पवन दीक्षित जी, देखिए यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने घोषणाओं की समीक्षा की है एस संधू ने। अब इस बाबत देखिए बीजेपी तो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, फिर कांग्रेस की तकलीफ क्या है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पिछले दिनों जो अपनी घोषणाएं हैं उसकी घोषणाओं की समीक्षा की थी और उनको धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। वहीं मुख्य सचिव को भी निर्देशित किया गया था। मुख्य सचिव ने भी कल समीक्षा बैठक की है तमाम अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री की जो भी घोषणाएं हैं उनको अभी तक जमीनी स्तर पर उनका क्या अस्तित्व है, कहाँ तक उनकी जो घोषणाएं हैं उनकी अभी क्रियान्वयन कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन इन सब पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है कि हमारी जो सरकार है वो सिर्फ घोषणाओं की सरकार नहीं है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जो घोषणा करते हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए भी उतना ही जोर शोर से प्रयास करते हैं। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन घोषणाओं के नाम पर सिर्फ घोषणाएं ही होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता, सिर्फ लिपापोती होती है और सिर्फ अखबार की सुर्खियां बने रहने के लिए ही, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देने के उद्देश्य से ही सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं, जिसका धरातल पर किसी प्रकार का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो धरातल पर कोई इसका खास अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये बीजेपी इस वक्त घोषणाओं को लेकर धरातल पर काम कर रही है, उस बाबत देखिए घोषणाएं अगर हुई हैं तो जाहिर है कि समीक्षा भी होनी चाहिए ताकि ये पता रहे कि धरातल पर उस पर काम कितना हो रहा है। तो कहीं कहीं ये अगर कांग्रेस की निराशा या एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या एक सरेंडर वाली स्थिति नहीं है कि देखिए एक तरफ तो काम हो रहा है, दूसरी तरफ आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं?
बिल्कुल। खैर किसी जहाँ कोई भी सरकार हो और विपक्ष में जो भी पार्टी होती है, उसका काम है सरकार की आलोचना करना और जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी आलोचना करना। तो हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभी तक जो भी घोषणाएं की गई हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए भी उतना ही प्रयास किया गया है और लगातार मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कार्य है उसकी घोषणाओं की हो या फिर सरकार की हो, सरकार की उसकी कमियों को ढूंढना। तो वो विपक्ष अपना कार्य कर रहा है और यही वजह है कि जो बयानबाजी है विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो बिल्कुल पॉलिटिकल ही है। ये जो राजनीतिक बयानबाजी है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसपे जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें सत्यता हो। लेकिन राजनीति के स्तर पर देखा जाए तो ये विपक्ष का कार्य है सरकार को आगाह करना, सरकार की जो भी नाकामियां हैं उनको उजागर करना, और विपक्ष वही कार्य कर रहा है। बिल्कुल, यानी विपक्ष अगर देखा जाए तो इस बाबत काम करने में भी जुटा हुआ है और सवाल यहाँ पे यही उठाए जा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से, और जो कांग्रेस का यहाँ पे कहना है पवन दीक्षित के सिर्फ चंपावत के बारे में सोच रहा है मुख्यमंत्री, इस आरोप में कितना आधार है इस आरोप के पीछे? हालांकि इस तरह के आरोपों में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से वो चंपावत से चुनाव लड़े हैं, जीत करके आए हैं, तब से लेकर के अब तक लगातार वो वहां पर सक्रिय बने हुए हैं। उन्होंने वहां पर अपना नोडल भी नियुक्त कर रखा है, अपना कैंप कार्यालय भी बना रखा है, महीने में 1 से 2 बार वो जरूर वहां पर जाते हैं। और अभी तक क्या इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री रहा होगा वो अपनी विधानसभा को इतना समय दे पाता होगा, ऐसा संभव नहीं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जहां अपनी विधानसभा में समय दे रहे हैं, वही जो सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने लगाया है उसके आधार पर अभी तक के सभी जनपदों में लगभग मुख्यमंत्री वहां पर प्रवास कर चुके हैं। वहां के अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा भी कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं से भी भेंट की है, नेताओं से भी भेंट की है, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को भी सुना है और उनको धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए मुख्यमंत्री के द्वारा जहां एक और चंपावत के विकास के लिए जो उन्होंने अभी तक वादा किया था जनता से, उसको धरातल पर उतारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज की इतिहास में सबसे मजबूत जो विधानसभा भविष्य में बनकर के तैयार होगी, जहां पर विकास के कार्यों की जो समीक्षा अगर की जाएगी तो सबसे ज्यादा कम समय में सबसे ज्यादा विकास के कार्य चंपावत विधानसभा में होते हुए। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ रहे पवन दीक्षित। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन आरोपों में कोई मुख्य आधार नहीं है। और अगली खबर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल निगम अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अधिकारियों द्वारा मंत्री गणेश जोशी को अवगत करवाया गया और टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट, स्कूल, दुकानों में सीवर का पानी जाता है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों का सीवर का पानी मंदिर के आसपास निकलता है, इन इंस्टीट्यूट, स्कूल, दुकानों के मालिकों को तुरंत नोटिस भेजा जाए। मंत्री ने टपकेश्वर क्षेत्र में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के अधिकारियों को निर्देशित किया और साथ ही अधिकारियों को STP प्लांट के लिए अतिशीघ्र भूमि तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दीक्षित, यहाँ पे टपकेश्वर महादेव मंदिर को लेकर ये जो पानी की दिक्कत चल रही है या खराब निकासी को लेकर दिक्कत चल रही है, इस बाबत निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या धरातल पर भी नजर आ रहा है काम होता हुआ? बिल्कुल, जो गणेश जोशी हैं जो कि जो कैबिनेट मंत्री हैं धामी सरकार में, और इनका एक क्षेत्र पड़ता है जो टपकेश्वर महादेव से लेकर के मसूरी विधानसभा से वो विधानसभा के सदस्य है। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हमेशा सक्रिय नजर आते हैं और यही वजह है कि वो टपकेश्वर महादेव के समीप जो नदी है, उस नदी में उस क्षेत्र के तमाम सीवर लाइन का पानी उस नदी में बहता था, जिस पर साधु संतों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कई बार मंत्री को इस बाबत अवगत भी कराया था। मंत्री गणेश जोशी ने वहां पर जाकर के स्थलीय निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने वाकई में वहां पर तमाम खामियां देखने को उनको मिली थी।
इस आधार पर उन्होंने समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ और सभी तरह के जो भी निर्देश हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो रिसाव हो रहा है, सीवर लाइन का गंदा पानी उस नदी के जल को दूषित करने का कार्य कर रहा है। और ऐसे में वहां पर जो दुकानदार हैं या फिर जो जिन घरों से जो पानी निकल करके वहां पर जाता है, उनको भी निर्देशित किया गया, उनको नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ जो कार्यदायी संस्था है और जो विभाग काम कर रहा है, चाहे वो पेयजल निगम हो, चाहे वो सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो कार्य देख रहे हैं, उन अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि इसका एक खाका तैयार किया जाए और इस पानी का रिसाव जो है नदी में, इसका सीवर लाइन का पानी ना जाए, सीवर लाइन का गंदगी इस नदी में ना प्रवाहित हो और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। इसके लिए ठोस एक प्लान तैयार किया जाए ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल, यानी कि समस्या के समाधान के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बाबत अगर देखा जाए तो प्रयास बहुत पहले भी शुरू हो जाने चाहिए थे। पवन, बिल्कुल प्रीति, इस तरह के जो समाधान है, जो प्रयास है, वो जब जो किसी भी चीज का निर्माण होता है उस स्तर पर उसकी समीक्षा बैठक की जाती है, एक DPR तैयार की जाती है। कहीं कहीं जो सीवर लाइन वहां पर डाली गई है और उसका निकासी की जो व्यवस्था थी उस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि आज दूषित जो वहां पर नदी है, एक तरफ सरकार जो भी नदी और नाले हैं उनको स्वच्छता मिशन के तहत और जल जीवन मिशन के तहत और इसके साथ ही जो नदियों की साफ सफाई की व्यवस्था है उस पर ध्यान दे रही है। वहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सीवर लाइन तो डाली गई, लेकिन उसकी गंदगी के निकास के लिए कोई उचित व्यवस्था, उसका उचित प्लान तैयार नहीं किया गया था। इसी वजह से आज ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा की है, उसमें अधिकारियों की फटकार भी लगाई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द DPR तैयार कर इसकी ठोस व्यवस्था की जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित सारी जानकारी के लिए। गदरपुर में उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में बाबा विश्वनाथ की जगदीश्वर शीला डोली यात्रा का आज सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और बाबा विश्वनाथ की डोली यात्रा, जिसे जगदीश शीला यात्रा भी कहा जाता है, गदरपुर में पहुंची है। उन्होंने कहा कि यात्रा सभी विश्व में शांति कायम रहा है और उसके अलावा हमारी देव संस्कृति चाहे किसी भी धर्म एवं पंथ की हो, उनकी संस्कृति बनी रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर गदरपुर के साथियों का बहुत आभारी हूँ, भाई भगत सिंह जी का, खेड़ा जी का और अन्य तमाम साथियों का, जिन्होंने यहाँ पे डोली का पहली बार यहाँ पे स्वागत किया। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली पूरे उत्तराखंड में जाती है और इस बार ये 24वें वर्ष में यात्रा यहाँ पर आई है। तो उस रूप में यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, पहला उद्देश्य कि विश्व में शांति कायम हो और दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मजहब के हैं, पंथ के हैं, वो सब उनकी जो देव संस्कृति हैं वो जिंदा रहनी चाहिए। उधर देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने जनपद में लैंडफॉर्ड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है और इसी संबंध में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया भूमि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और वहीं पर जिला प्रशासन द्वारा भूमि क्रय विक्रय करने से पूर्व सावधानी बरतने के संदर्भ में एडवाइजरी जारी की गई है। अधिकतर मामले हमारे पास जनता दर्शन में जो आते हैं वो ये आते हैं कि उनको धोखे में रखकर विक्रय पत्र संपादित करा लिए गए। कई बार ये आता है कि ज़मीन बंधक थी लेकिन ये तथ्य छुपाया गया। कई बार ये आता है कि उनके खाते में ज़मीन नहीं थी, क्षेत्रफल से अधिक विक्रय हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि जो 12 साल में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको कंपलसरी है अपनी खतौनी में लिखना कि ये ज़मीन कहाँ से आई है, ताकि फ्रॉड ना हो, बंधक संपत्ति ना बिके। इसके लिए sarsaid.org.in से नील सर्च रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, ये ज़मीन कहीं बंधक नहीं है।
दक्षिण भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदिनी राय श्री बद्रीनाथ केदारनाथ सहित गंगोत्री यमुनोत्री अर्थात उत्तराखंड चारधाम यात्रा से अति प्रसन्न नजर आई और अपने वीडियो संदेश में उन्होंने चारधाम में प्रदेश सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की यात्रा इंतजामों की प्रशंसा की। नंदिनी राय ने कहा कि यात्रा के दौरान उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। लोगों को यात्रा व्यवस्थाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने आज जोशीमठ में श्री नरसिंह जयंती के अवसर पर श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में भी पूजा अर्चना की और बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र ने उन्हें अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। नॉट मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट से नहीं बट वेदर से प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज हमारी फ़्लाइट्स बुक थी और वेदर की वजह से फ़्लाइट्स उड़ नहीं पाई। तो हमने सोचा क्यों ना इतनी दूर आए हैं हैदराबाद से तो पैदल दर्शन करने। तो हमने 22 किलोमीटर्स का ट्रैक किया, बाबा के दर्शन किए, बाबा की आरती ली और उसी दिन ख़राब मौसम की वजह से हमको नीचे आना पड़ा। तो एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप रहा है मेरे लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का। आज सवेरे हमने दर्शन किया, बहुत ही अमेजिंग दर्शन हुआ अजय सर की वजह से। बहुत ही मतलब ऐसा लगा जैसे भगवान हमारे साथ ही बैठे हुए थे, इतना अच्छा सा दर्शन हुआ मेरा। और अभी नरसिंह स्वामी टेम्पल में हम लोग हैं और अभी पूजा करवा के मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड स्पेशल थैंक यू अजय सर के लिए जिन्होंने इतना अच्छा दर्शन हमें करवाया। एंड आप सब लोग भी चारधाम प्लान कर रहे हो तो 100% बहुत ही सेफ है, प्लीज़ आइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, चेक पोस्ट है, पुलिस वाले हैं और बहुत ही हेल्प कर रहे हैं यात्रियों को एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है आने के लिए, प्लीज़ आइएगा। मैं बता नहीं सकती द फीलिंग विच आई गॉट। बहुत ही पॉजिटिविटी है यहाँ पे और जो भी न्यूज़ में जो नेगेटिविटी चल रहा है उनको बिल्कुल भी नेगेटिविटी से दूर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सेफ जगह है। उधर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में आए और श्रद्धालुओं के पहुंचने पर गंगा स्नान करने का सिलसिला निरंतर जारी है। वहीं पर प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर्स में विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती की और श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है यहाँ पे, श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। इसके अलावा जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी उन्हें किसी तरह की असुविधा न फेस करनी पड़े, इसलिए ये 20 सेक्टर और 7 जोन में डिवाइड किया गया है। जो जोन है उसमें डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है ड्यूटी के लिए और जो हमारे सेक्टर हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया। इनकी ब्रीफिंग भी की जा रही है और ब्रीफिंग के बाद इनको इनके जो कार्य हैं उनको बताया जाएगा और जो हमारा मेन है, हमारे जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो इसका ध्यान रखना। कई बार देखा जाता है स्नान पर्व पे कि पूरा शहर में जाम लग जाता है, जाम ना लगे इस स्थिति में प्रशासन क्या करेगा? देखिए, जाम जब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और ट्रैफिक आएंगे तो ऑब्वियस है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक लेवल तक ही उसको सपोर्ट करता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जब भी ज़्यादा लोग आने के होते हैं तो उसमें जो हमारे गाड़ियां हैं उनका डाइवर्जन भी शुरू कर देते हैं, जिससे कि कम से कम लोग थोड़ा टाइम लेके आएँ और इस डाइवर्जन से फिर हमें जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है उसको करने में सहूलियत प्राप्त। और अगली खबर डोला से है, जहां पर चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सहज और सुगम और साथ ही सुरक्षित यात्रा के लिए एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील स्थानों पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। यात्रा शुरू होने के बाद एसडीआरएफ ने एक और अस्वस्थ, असक्षम, दिव्यांगों और बुजुर्ग महिलाओं के दर्शन कराने में सहयोग कर रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध करवा रही है। 4 मई को लेंचौरी में आगे भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर पर पहाड़ी से अत्याधुनिक बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गई थी। फिलहाल वैकल्पिक बैरियर बनाकर लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्गों से पार करवाया गया है।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं कि किस तरीके से लोगों की यात्रा को सुचारू किया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आकस्मिक घटना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं? बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ की अगर हम बात करें तो लगातार जो ये चारधाम यात्रा है उस पर एसडीआरएफ की लगातार एक प्रकार से हम कह सकते हैं पैनी नजर भी है। इसके अलावा एसडीआरएफ जगह जगह पर तैनात भी है। तो क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन तक मौसम खराब रहा था, जिसके कारण काफी ज्यादा बर्फबारी केदारनाथ में और बद्रीनाथ में देखने को मिली थी। केदारनाथ में जो पैदल मार्ग था वो बंद भी हो गया था, तो जिसको एसडीआरएफ ने लगातार प्रयास किया, ये केदारनाथ का जो मार्ग बंद हो गया था उसको खोला, उसके बाद यात्रा सुचारू हुई। आज की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो लगातार चारों जो धाम है हमारे, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है। रास्तों में पूरा ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगगह पर एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं और हर ऐसी यात्री की मदद करते हैं जिसको सहायता चाहिए होती है। इसके अलावा तमाम दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो या फिर महिलाएं हो, हर किसी की मदद के लिए एसडीआरएफ के जवान लगातार आगे आ रहे हैं। हर तरीके से उनको मदद दी जा रही, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो या इसके अलावा उनको आगे चलने में कठिनाई हो रही तो उनको पहुंचाया जाता है मंदिर तक। तो लगातार एसडीआरएफ की हमने देखा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहमियत इस समय चारधाम यात्रा पर दिखाई दे रही है और हर उस स्थल पर एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं जहां पर इनको यात्रा शुरू होने से पहले चिन्हित करके बताया गया था कि आपको यहाँ पर अपनी सेवा देनी है। तो लगातार, क्योंकि डोईवाला में एसडीआरएफ का मुख्यालय है और यहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, किस तरह के रेस्क्यू एसडीआरएफ के द्वारा किए जा रहे हैं या किस तरह की मदद यात्रा की जा रही है, सारी जानकारी हमें एसडीआरएफ के मुख्यालय से दी जाती है और हर एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है कि एसडीआरएफ ने कब कहाँ पर किस तरह की मदद की। और क्योंकि लगातार अभी जब बारिश हुई थी तो मौसम के कारण यात्रा में दिक्कत आ गई थी, एक बार को प्रशासन के द्वारा यात्रा को रोक दी गई थी। उसके बाद भी एसडीआरएफ के ही जवान थे जो आगे आके लगातार यात्रियों की मदद कर रहे थे और अगर रास्ते में कोई यात्री फंसा भी था तो उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था कर रहे थे। यानी कि एसडीआरएफ ने अपनी सार्थकता सिद्ध की है और यही कारण है कि आज हर जगह एसडीआरएफ तैनात है। एसडीआरएफ की वाहवाही हो रही है। एसडीआरएफ के जवानों के लिए जो तीर्थ यात्री देश विदेश के आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसडीआरएफ लगातार अपनी भूमिका में खड़ी हुई है और क्योंकि अभी लगातार यात्रा आगे शुरुआती दौर है, आगे 6 महीने तक ये यात्रा रहने वाली है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, वहाँ पर भी एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एसडीआरएफ का जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध हुई है। और इसके अलावा डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार खुद एसडीआरएफ की तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि एसडीआरएफ को और बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी यूनिटी को और बढ़ाया जाएगा, महिलाओं की एक वाहिनी बनाने की बात की जा रही है। तो लगातार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार भी सजग है, एसडीआरएफ भी सजग है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस सारे अपडेट के लिए। धामी सरकार के कैबिनेट के बाद उत्तराखंड के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास कर रही है। विदेशों में विभिन्न सेक्टर में रोजगार के लिए उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उत्तराखंड के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि सरकार के इस फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। उत्तराखंड के युवाओं में इस फैसले को लेकर नई उम्मीद जगी है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के जो नौनिहाल हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे लोग जो विदेश भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश भेजने के लिए सरकारी सहायता देने के लिए एक निर्णय लिया है कि अब हमारे प्रदेश के ऐसे सभी होनहार छात्र जो योगा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विदेश में जाकर रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को सरकार प्रोत्साहन करेगी। इस निर्णय से उत्तराखंड राज्य के युवाओं में, छात्रों में उत्साह का माहौल बना है और सभी मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से बहुत खुश हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। बजरंग दल की बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बीते दिनों कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा बजरंग दल को बैन किए जाने को लेकर राजनीति गर्मा गई, जो राजनीति देहरादून में भी देखने को मिली थी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध दर्ज किया। उस समय कांग्रेस और बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया गया और आज एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया और भजन गाकर बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना की गई।
उधर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्लॉक से लेकर जिला और कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक तो वो सनातनी थे और बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कम से कम कांग्रेस को सद्बुद्धि तो आई। पहले उन्होंने राम का नाम लेना शुरू कर दिया था, अब हनुमान जी का। और बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में तो उन्होंने कहा कि बजरंग बली को बंद कर देंगे और ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, लेकिन दोहरे चरित्र में भी कांग्रेस कम से कम सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रही है। उधर लालकुआं में बारिश का मौसम शुरू होने से पहले नगर के नाली और साथ ही नालों की सफाई का कार्य नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने शुरू कर दिया और जिससे बारिश होने पर नगर में नाले चौक होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह ने बताया कि वर्तमान में अभी नगर के बड़े नालों को चिन्हित कर उनकी साफ सफाई की जा रही है और इसके बाद सभी गली मोहल्लों में सफाई कर्मचारी द्वारा नालियों की सफाई की जाएगी, जिससे बारिश के दिनों में नालियों में कचरा भर जाने से बंद न हो। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड की जो शासन सत्ता है उसको कोई अदृश्य शक्ति चला रखी है, लिहाजा सरकार का भी काम करने का ढंग बदल गया है। वो हर मामले में अज्ञात के भरोसे बैठ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ QR कोड मामले में भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है और बाद में अज्ञात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की निकलती है, जबकि मुकदमा भी वही करवाती है। और फिर प्रसिद्ध धाम पर एक अज्ञात हेलीकॉप्टर आता है और उसकी भी जानकारी शासन सत्ता के पास नहीं है। और अब ताज़ा मामला मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा हुआ है, जिनका वीडियो में खुलेआम सड़क पर लड़ते झगड़ते देखा जा रहा है। लेकिन अब पीड़ित पक्ष द्वारा मंत्री महोदय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो मुकदमा भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज हो जाता है। ऐसे में पूरी सरकार अज्ञात के भरोसे चल रही है तो फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।